तो आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी के उन नए नियमों की जिन पर 2026 से काफ़ी आप कह सकते हैं हंगामा मचा हुआ है। बिल्कुल। इन्हें प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 कहा जा रहा है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें एक YouTube वीडियो है जिसमें बहुत गहरा विश्लेषण किया गया है और कुछ लेख भी हैं जो इस पूरे मामले को जो इस पूरी बहस को समझाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद एकदम साफ है, इन नियमों को बहुत ही आसान भाषा में समझना है। मतलब ये है क्या, क्यों लाए गए, और अगर इरादे इतने अच्छे हैं तो फिर इतना बवाल क्यों मचा है। हम दोनों तरफ की दलीलों को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका असर सीधे सीधे उन लाखों परिवारों पर पड़ेगा जिनके बच्चे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अच्छा? हाँ, एक स्रोत में तो इसकी तुलना नोटबंदी से की गई है। नोटबंदी से? जी, जैसे उसका असर हर घर तक पहुंचा था, वैसे ही इन नियमों का असर भी देश के हर उच्च शिक्षा संस्थान तक पहुंचेगा। ये सिर्फ एक एकेडमिक बदलाव नहीं है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये नियम आखिर हैं क्या? मतलब कागज पर क्या लिखा है? देखिए, ये नियम 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने जारी किए और सबसे पहली बात, ये सिर्फ हायर एजुकेशन पर लागू होते हैं। मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज? जी। स्कूलों पर नहीं? जी, स्कूलों पर नहीं। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरह के भेदभाव को जड़ से खत्म करना। किस तरह का भेदभाव? जैसे धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर जो होता है। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसे लागू कैसे किया जाएगा? सिर्फ कह देने से तो भेदभाव खत्म नहीं होता। नहीं होता। और यहीं पर ये नियम ठोस हो जाते हैं। इसमें 3-4 बड़ी बातें हैं। पहली, हर संस्थान को एक समान अवसर केंद्र यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना ही होगा। अनिवार्य है? जी हाँ, अनिवार्य होगा। ये एक तरह का नोडल सेंटर होगा जो समानता सुनिश्चित करेगा। ठीक है, एक सेंटर बन गया। लेकिन अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो वो शिकायत कहाँ करेगा? उसके लिए दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है समता समिति या इक्विटी कमेटी का गठन। अच्छा, ये कमेटी क्या करेगी? ये समिति ही भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी और इसकी बनावट बहुत खास है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग प्रतिनिधि का होना अनिवार्य किया गया है। मतलब ये सुनिश्चित किया गया है कि जिन समुदायों के साथ भेदभाव की आशंका ज्यादा होती है उनकी आवाज जांच समिति में मौजूद हो। बिल्कुल। इसके अलावा शिकायत करना आसान बनाने के लिए 24x7 हेल्पलाइन होगी और एक इक्विटी स्क्वाड भी बनाया जाएगा। इक्विटी स्क्वाड ये क्या करेगा? ये स्क्वाड कैंपस में घूमकर माहौल पर नजर रखेगा ताकि कोई अप्रिय घटना हो ही ना। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं गेम चेंजर लग रहा है वो है जवाबदेही वाली बात। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और यहीं पर इन नियमों का सबसे बड़ा दाव है, जवाबदेही। पहले क्या होता था? पहले कोई घटना हुई, एक कमेटी बनी, रिपोर्ट आई और मामला फाइलों में दब गया। सही बात है। लेकिन अब यूजीसी कह रही है कि किसी भी भेदभाव की घटना के लिए जवाबदेही सीधी संस्थान के हेड की होगी। कुलपति या प्रिंसिपल की? हाँ बिल्कुल। अब वो ये नहीं कह सकते कि हमें तो पता ही नहीं था। द बक स्टॉप्स विद देम। और अगर संस्थान पालन नहीं करते तो यूजीसी उनकी फंडिंग रोक सकती है, उनकी मान्यता रद्द कर सकती है, यहाँ तक कि उनकी डिग्री को भी अमान्य कर सकती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब अब संस्थानों के लिए इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा। बिल्कुल। पर सवाल ये उठता है कि इतने सख्त नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों? 2012 के नियम तो थे ही, क्या वो पूरी तरह बेअसर थे? बेअसर कहना शायद सही ना हो, लेकिन वो बिना दांतों वाले शेर जैसे थे। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसी दुखद घटनाओं ने हमारे सिस्टम की उन कमियों को उजागर कर दिया जिन्हें हम देखना नहीं चाहते थे। हाँ, वो मामले बहुत दुखद थे। और उन घटनाओं ने दिखाया कि भेदभाव सिर्फ कागजी नहीं बल्कि जानलेवा हो सकता है। 2012 के नियम इन गहराते घावों को भरने में नाकाम रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई, जोशी कमेटी जैसी समितियों ने सिफारिशें दी और उन सब का नतीजा है ये 2026 के नए मजबूत नियम। तो सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। भेदभाव खत्म हो, सबको समान अवसर मिले, जवाबदेही तय हो। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? जी। लेकिन अगर इरादे इतने नेक हैं तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर इतनी तीखी बहस क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं कहानी में एक बड़ा लेकिन है। बिल्कुल। और यहीं से मामला पेचीदा होना शुरू होता है। विवाद की कई परतें हैं।
सबसे पहली और सबसे बड़ी जड़ है जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा। परिभाषा में क्या दिक्कत है? 2012 के नियमों में सिर्फ एससी और एसटी समुदायों का जिक्र था, लेकिन 2026 के नए नियमों में ओबीसी समुदाय को भी जोड़ दिया गया है। तो इससे क्या हुआ? इससे एक धारणा बनी है कि 3 वर्गों को, मतलब एससी, एसटी और ओबीसी को एक तरह से पीड़ित पक्ष मान लिया गया है और सामान्य वर्ग का नाम न होने के कारण उन्हें पहले से दोषी मान लिया गया है। हाँ, कुछ लोगों में ये धारणा बन रही है। एक मिनट, लेकिन क्या ये महज एक धारणा है? अगर कानून का टेक्स्ट साफ साफ कुछ वर्गों का नाम लेता है और बाकियों का नहीं, तो क्या ये धारणा बनाना स्वाभाविक नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आलोचक उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कानून को या तो सभी के लिए होना चाहिए था, मतलब किसी भी छात्र के साथ जातिगत भेदभाव गलत है, या फिर इसे और स्पष्ट करना चाहिए था। इस मौजूदा स्वरूप में ये एक धारणा को जन्म देता है कि 3 वर्ग संभावित पीड़ित हैं और जो वर्ग इस लिस्ट में नहीं है, यानी सामान्य वर्ग, वो संभावित दोषी है। कानून ऐसा कहता नहीं है, पर उसकी बनावट ऐसी व्याख्या को जन्म देती है। बिल्कुल। और ये डर तब और बढ़ जाता है जब हम समता समिति की बनावट को देखते हैं, जिसका जिक्र आपने पहले किया था। हाँ, वो मुद्दा सीधे इससे जुड़ता है। जैसा कि हमने बात की, समिति में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, जो कि अच्छी बात है। हाँ। लेकिन आलोचकों का सवाल है कि इसमें सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व का कोई स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं है। इससे एक असंतुलन का डर पैदा होता है और यहीं से झूठी शिकायतों के दुरुपयोग वाली बात सामने आती है ना? हाँ, और शायद ये विरोध का सबसे बड़ा कारण है। एक बहुत चौंकाने वाली बात जो स्रोत सामने लाते हैं वो ये है कि 2012 के नियमों में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने पर दंड का प्रावधान था। अच्छा। हाँ, लेकिन नए नियमों में इस प्रावधान को या तो हटा दिया गया है या उसे बहुत अस्पष्ट कर दिया गया है। क्या मतलब 2012 के नियमों में झूठी शिकायत पर सजा थी लेकिन अब नहीं है? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। जी, मुझे लगा था कि नए नियम पुराने वाले को और मजबूत करेंगे, पर ये तो एक तरह से सुरक्षा कवच हटाने जैसा लगता है। यही आलोचकों का तर्क है। और मजे की बात यह है कि जोशी कमेटी, जिसकी सिफारिशों पर ये नियम बने हैं, उसने भी झूठी शिकायत पर जुर्माने की सिफारिश की थी, लेकिन उसे नहीं माना गया। नहीं, फाइनल ड्राफ्ट में उसे शामिल नहीं किया गया। स्रोत में एक लेखक बहुत कड़वा अनुभव साझा करते हैं। वो दहेज उत्पीड़न कानून का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कैसे एक अच्छे इरादे से बना कानून कई बार आपसी झगड़ों को निपटाने का हथियार बन गया। हाँ, ये डर तो है। उनका डर यही है कि कहीं कॉलेज की छोटी मोटी रंजिश, जैसे छात्र संघ चुनाव की हार जीत या किसी प्रोफेसर से नाराजगी का बदला लेने के लिए, कोई छात्र इस गंभीर कानून का इस्तेमाल न कर ले। इस डर को और हवा मिलती है गुमनाम शिकायत के प्रावधान से। अब देखिए, ये 2 धारी तलवार है। कैसे? एक तरफ पीड़ित की पहचान छिपाना बहुत जरूरी है ताकि वो बिना डरे किसी प्रोफेसर या किसी ताकतवर छात्र के खिलाफ भी शिकायत कर सके। ये एक जरूरी सुरक्षा कवच है। सही बात है, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी अपनी पहचान छिपाकर किसी की इज्जत और करियर दांव पर लगा सकता है। सोचिए, एक प्रोफेसर ने किसी छात्र को नकल करते हुए पकड़ लिया या उसे खराब ग्रेड दिए। वो छात्र गुमनाम शिकायत करके उस प्रोफेसर की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर सकता है। जब तक जांच पूरी होगी तब तक उस प्रोफेसर की प्रतिष्ठा को जो नुकसान पहुंचना है वो पहुंच चुका होगा। तो अब हमारे सामने 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ एक ऐसा कानून जो दशकों पुराने भेदभाव को खत्म करने का वादा करता है, दूसरी तरफ उसी कानून को लेकर एक तरफा और खतरनाक होने की आशंकाएं। चलिए पहले समर्थकों की दलील समझते हैं। नियमों के समर्थन में सबसे बड़ा तर्क ये है कि हमें ये मानना होगा कि हमारे समाज में भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है। ये सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत सटीक उदाहरण दिया गया है कि कैसे आज भी देश के बड़े बड़े शहरों में एससी, एसटी या मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके नाम या सरनेम की वजह से किराए पर घर मिलने में दिक्कत होती है। ये कानून उस जमीनी हकीकत को स्वीकार करता है। बिल्कुल। और इससे कॉलेज के माहौल में देखें तो अगर किसी आरक्षित वर्ग के छात्र को क्लास में या हॉस्टल में ये ताना सुनने को मिलता है कि तुम तो खैरात में आए हो या कोटे वाले, हाँ, तो ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये उसकी गरिमा पर हमला है। अब इन नियमों के बाद उसके पास शिकायत करने का एक औपचारिक और मजबूत मंच होगा। एकदम सही। उसे चुप रहकर अपमान सहने की जरूरत नहीं है। ये कानून उन आवाजों को ताकत देता है जो अब तक अनसुनी रह जाती थी। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं,
जो विरोधी पक्ष उठा रहा है। जी। सामान्य वर्ग के छात्रों की आशंका ये है कि अगर उन पर कोई जातिगत टिप्पणी करता है तो क्या होगा। स्रोत में एक उदाहरण है कि अगर किसी ब्राह्मण छात्र को सुदामा कोटा वाले या तुम्हारे पूर्वज तो मांग कर खाते थे जैसी अपमानजनक बातें कही जाती हैं, तो वो कहाँ जाएगा? क्या उसके लिए इस कानून में कोई जगह है? और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये न्याय के मूल सिद्धांत से जुड़ा है कि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। हाँ, ये एक तरफा नहीं हो सकता। बिल्कुल। और यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है कि क्या सामाजिक शोषण हमेशा एक ही दिशा में होता है। स्रोत में लेखक हरिशंकर परसाई के एक बहुत चुभने वाली बात का जिक्र है। क्या कहा था उन्होंने? परसाई ने कहा था, हर जाति ने अपने से छोटी जाति खोज रखी है। भेदभाव की संरचना बहुत जटिल है। ये सिर्फ सवर्ण बनाम दलित की लड़ाई नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। और जब समाज में इतनी संवेदनशील बहस चल रही हो, तब अगर राजनीति इसमें कूद पड़े तो आग में घी का काम होता है। हमेशा होता है। स्रोत बताते हैं कि एक तरफ शिक्षा मंत्रालय इस पूरे मुद्दे पर लंबे समय तक चुप्पी साधे रहा, जिससे भ्रम और बढ़ा। दूसरी तरफ आरजेडी की एक प्रवक्ता का टीवी डिबेट में दिया गया बयान वायरल हो गया। क्या बयान था? उन्होंने कहा, इनको तो फंसाया जाना चाहिए क्योंकि इनके पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किया है। ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक तर्क है। जी। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई कहे कि मुगलों के किए की सजा आज के मुसलमानों को मिलनी चाहिए। यही बात है। इस तरह के बयान पूरे सुधार की प्रक्रिया को पटरी से उतार देते हैं। ये इसे न्याय की लड़ाई से हटाकर बदला लेने की लड़ाई बना देते हैं, और इससे सामान्य वर्ग की आशंकाओं को और बल मिलता है कि ये कानून न्याय के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए बनाया गया है। हाँ, ये सामाजिक सौहार्द के लिए बहुत घातक है। तो इन सब तर्कों, आशंकाओं और राजनीतिक बयानबाजी के बीच हम कहाँ खड़े हैं? क्या इसका मतलब ये है कि ये नियम पूरी तरह गलत हैं और इन्हें वापस ले लेना चाहिए, या फिर इनमें सुधार की गुंजाइश है? देखिए, स्रोतों का निचोड़ यही है कि इसे काले और सफेद में देखना सही नहीं होगा। ये कहना कि ये नियम पूरी तरह सही है या पूरी तरह गलत है, दोनों ही अतिवादी सोच है। सच कहीं बीच में है। हाँ, भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत ढांचा बनाना, 24/7 हेल्पलाइन शुरू करना और संस्थान के प्रमुख की सीधी जवाबदेही तय करना, ये सब बहुत ही सकारात्मक और बेहद जरूरी कदम है। इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन जो जायज चिंताएं, हाँ, उनका क्या? जैसे सामान्य वर्ग के छात्रों को ये महसूस होना कि उनकी सुनवाई नहीं होगी, या फिर झूठी शिकायतों से बचाव के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान का न होना, इन कमियों को दूर किया जाना भी तो उतना ही जरूरी है। न्याय का रास्ता एक तरफा नहीं हो सकता, उसे एक 2 वे स्ट्रीट होना चाहिए। और क्या सरकार इस पे कुछ सोच रही है? अच्छी बात यह है कि शायद सरकार को भी इस बात का एहसास हो रहा है। विरोध और बहस को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने अब आश्वासन दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो सभी पक्षों से बात करके एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो संवाद की गुंजाइश अभी बाकी है। ये एक सकारात्मक संकेत है। जी बिल्कुल। तो आज हमने यूजीसी 2026 के नियमों को हर कोण से समझने की कोशिश की। ये नियम एक ऐसे आदर्श समाज की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां हमारे शिक्षण संस्थानों में किसी भी छात्र के साथ उसकी पहचान के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। एक ऐसा माहौल हो जहां हर कोई बिना डरे पढ़ सके। बिल्कुल। लेकिन साथ ही यह एक बहुत जटिल बहस को भी जन्म देता है। कानून और सामाजिक सच्चाई के बीच संतुलन कैसे बने? कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि न्याय देने के लिए बनाया गया कानून खुद अन्याय का एक हथियार ना बन जाए? ये एक बहुत महीन और नाजुक लकीर है जिस पर समाज को बहुत संभल कर चलना होगा। हाँ। और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। हमारे एक स्रोत में एक पत्रकार अपनी एक निजी दुविधा का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि उनका सरनेम एक तथाकथित ऊंची जाति का है और उन्हें इस बात का डर सताता है कि क्या इस सरनेम की वजह से उन्हें इस मुद्दे पर सवाल उठाने से बचना चाहिए, कहीं लोग उन्हें जातिवादी न समझ लें। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब समाज में सुधार और न्याय की बात होती है तो क्या हमारी पहचान, हमारी राय या हमारे सवालों पर हावी हो जाती है? और क्या इस पहचान के डर से जरूरी सवाल पूछना बंद कर दे